नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। हरियाणा में 25 मई को चुनाव होंगे। उससे पहले अब इंतजार है चेहरों का। बीजेपी ने पहली सूची में 6 चेहरों का ऐलान कर दिया है। उसके बाद जो दूसरी तैयारी है वो ये कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल हरियाणा पहुंच रहे हैं। कल से एक तरीके से शुभारंभ हो जाएगा, चुनावी रैलियों की शुरुआत हो जाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस में बैठकों का सिलसिला चल रहा है और वो बैठकें जो चल रही हैं उसके बाद इंतजार इस बात का है कि कब कांग्रेस की ओर से कोई सूची सामने आती है। यानी एक और बीजेपी अब उम्मीदवार उतारने के बाद बड़े पैमाने पर प्रचार भी शुरू कर रही है। दूसरी ओर अभी कांग्रेस में कई बैठकें हो चुकी हैं लेकिन चेहरों का इंतजार है। आप ये कह सकते हैं कि चुनाव में थोड़ा समय है क्योंकि 25 मई को मतदान होना है, लेकिन क्या अभी बीजेपी के पास ये एडवांटेज और ये बढ़त है कि उम्मीदवार भी घोषित हुए हैं और बीजेपी चुनावी शंखनाद भी बजाने जा रही है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में आ गई हैं। रैलियों के लिए मंच तैयार होने लगे हैं। पार्टियां दिन रात अपने नेताओं के साथ मीटिंग करने में जुटी हुई हैं। हरियाणा के अंदर बीजेपी पूरी जोरों शोरों के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए ताल ठोक चुकी है। कल करनाल के खरोंडा के अंदर बीजेपी की महारैली होने जा रही है, जिसको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। चुनावी तारीखों के बिगुल बजने के बाद ये प्रदेश की बड़ी रैली होने जा रही है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अलावा तमाम विधायक और कार्यकर्ता मौजूद दिखाई देंगे। एक तरफ बीजेपी चुनावी रैली तक पहुंच गई है। बीजेपी ने प्रदेश के 10 लोकसभा सीट में से 6 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है और बता दिया है कि वे कांग्रेस से काफी आगे है। कांग्रेस पार्टी 4 बैठकों के बाद भी अपने उम्मीदवारों का चयन नहीं कर पाई है और मीटिंग पर मीटिंग कर रही है। प्रत्याशियों का अब तक चयन नहीं होने पर अब बीजेपी नेता भी तंज कसने लगे हैं। बीजेपी ने अपने बचे 4 लोकसभा के उम्मीदवारों के लिस्ट जारी करने का वादा कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस मंथन करने में जुटी हुई है। कांग्रेस के पीछे रहने की वजह आपसी कलह के तौर पर देखा जाने लगा है। 2019 की तरह बीजेपी एक बार फिर सभी सीट जीतकर प्रदेश में इतिहास रचने का दावा ठोक रही है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और कई खास मेहमान हमारे से जुड़ गए हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस से, विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोकदल से, उमेश शर्मा आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, आपकी एक पहली सूची सामने आई, उसके बाद अब जो जानकारी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो शुरुआत करने जा रहे हैं। बीजेपी की तैयारी क्या दूसरी पार्टियों के मुकाबले बेहतर है, ये माने? निश्चित तौर पर यह बात निर्विवाद रूप से कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में तैयारी के मामले में हर मोर्चे पर अपने विरोधियों, अपने प्रतिपक्षियों से बहुत आगे है। थोड़ी बढ़त नहीं है, हमें लगभग हर मोर्चे पर अपने प्रतिपक्षियों के मुकाबले अच्छी खासी बढ़त, ऐसी बढ़त जो साधारण व्यक्ति को भी, साधारण विश्लेषक को भी, जनसाधारण को भी न केवल दिख रही है बल्कि उसकी जुबान पर चढ़ करके वो बोल रही है, वो बढ़त भारतीय जनता पार्टी के पास है। नेतृत्व के मामले में बढ़त है साहब। कांग्रेस के पास का नेतृत्व है, जिस नेतृत्व पर हर दिन जनता सवाल उठाती है। जनता सवाल उठाए उससे पहले या जनता सवाल उठा के थक भी जाए तो वो नेतृत्व 8वें 7वें दिन कोई ऐसी बात स्वयं कह देता है कि जनता को फिर उनसे सवाल करने पड़ते हैं। नेतृत्व के मामले में हम उनका मुकाबला कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, कहां राहुल गांधी, कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका नेतृत्व वैश्विक प्रभाव रखता है, केवल भारत में नहीं दुनिया भर में प्रभाव रखता है। दूसरा, संगठन की बात भी हमें इस मौके पे करनी चाहिए। हमारा मुकाबला, या मुकाबला तो है ही नहीं, सीधी सी बात तो ये है, हमारे सामने जो खड़े हैं, दम भर रहे हैं, डींगे हाँक रहे हैं, अभी इस डिबेट में भी बड़ी बड़ी बातें करेंगे ही वेद प्रकाश विद्रोही जी। हमारा मुकाबला वेद प्रकाश विद्रोही जी की उस पार्टी से है जो पिछले 10, 12, हो सकता है 13 सालों से अपना संगठन धरातल तक नहीं बना पाई हो। न इनके पास ब्लॉक के अध्यक्ष हैं 1 दशक से ज्यादा समय से, न जिलों के अध्यक्ष हैं, और जो इन्होंने थोड़ा मोटा ऊपर बना लिया है
संगठन प्रदेश के स्तर पर, वो संगठन भी खींच तान जूतम पैजार में उलझ करके रह गया है। और सबसे बड़ी बात, बढ़त हमें हमारे अच्छे कामों के कारण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत हर मोर्चे पर आगे बढ़ा है। कहां इनके जमाने में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, कहां उस समय के वित्त मंत्री कहते थे 2047-48 तक जाकर के 5वें नंबर पर आएगा या भारत आगे बढ़ेगा। कहां इन 10 वर्षों में भारत न केवल 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है, अपितु अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां ये कहने लग गई हैं वरुण भाई कि अगले 2-3 वर्षों में हम एक और छलांग लगाएंगे, 3रे नंबर पर पहुंचेंगे। और वो दिन बहुत दूर नहीं है और उतना दूर भी नहीं है जितना इनके जमाने में कहा जा सकता है कि हम नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो हर मामले में हम आगे हैं, और आगे इस मामले में भी अगर एकदम कोरी चुनाव की बात करनी हो, ये ठगबंधन, इनका इंडी ठगबंधन कई दिन से फाइनल किए हुए घूम रहे हैं, प्रत्याशी आज तक घोषित नहीं कर पाए हैं। आज भी केवल जो इनका गठबंधन पार्टनर है उनके पास करने को कुछ था नहीं, एक उम्मीदवार उन्होंने जरूर घोषित कर दिया। कांग्रेस अभी तक साहस नहीं जुटा पा रही कि उम्मीदवार कौन हो, और लगभग ऐसी स्थिति अन्य प्रतिपक्षी दल जो हमारे हैं उनकी भी है वरुण भाई। ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही जी, क्योंकि बीजेपी के 6 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए हैं और उन्हें भी आए हुए काफी दिन हो गए हैं, अभी कांग्रेस में ये बताया जा रहा है कि जो 4 बार की बैठक है वो हो चुकी है और अभी नामों पर सहमति नहीं बनी है, थोड़ी और प्रतीक्षा करनी होगी। दूसरा पहलू ये भी है कि चुनाव में लगभग 2 महीने का समय है, समय पूरा है। उस लिहाज से आप मानते हैं कि जो प्रक्रिया है वो सामान्य है या कांग्रेस में देरी हो रही है? वरुण जी, आपको, भाई विजेंद्र रेड्डी जी को, भाई उमेश जी को, प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। आपके आलेख में आपके पत्रकार ने तो ऐसा हरियाणा को दिखा दिया जैसे कांग्रेस ने तो कोई तैयारी ही नहीं कर रखी और भाजपा मिलो आगे हैं। मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि आपके पत्रकार को हमारी हर हल्के में रोड रैलियां हो रही वो नहीं दिख रही, लोकसभा के चुनाव स्तर की रैलियां हो रही वो नहीं दिख रही। जितने कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं चुनाव प्रचार के, इतने तो भाजपा हमसे बहुत पीछे है। कहां हो रहे हैं? भारी भीड़ आ रही है। क्या 6 उम्मीदवार घोषित करने से ही किसी दल की तैयारी होगी? और उन 6 उम्मीदवारों ने कौन सा तीर मार दिया, कौन सी चुनाव प्रचार शुरू कर दिया? नाम ही तो घोषित हुए हैं। अगर 2 दिन बाद हमारे नाम घोषित हो जाएंगे तो कौन सा आसमान टूट जाएगा? और हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि हमने अपनी लिस्ट अभी भेजी है अपने सीईसी को। 19 को हमारी सीईसी की बैठक होगी और उसके बाद हमारे 20 से और 30 मार्च के बीच में हमारे उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी। कुछ 20 को हो जाएंगे, 20 या 21 को, कुछ 30 तक हो जाएंगे। और चुनाव में काफी समय पड़ा है और लगातार हम काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इनके पास तो कुछ है ही नहीं। हाँ भाई, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, आपके पास तो बहुत कुछ था। 75 पार का नारा दे रहे थे, मोदी महान नेता है आपका, 40 सीटों पे सिमट गए थे आप, और हम फिर भी कुछ न होते हुए 31 पर थे। भूल गए आप? आपने कह दिया मोदी जी का विश्व गुरु, हमको ठगबंधन कह दिया। अरे भारत जनाओ गठबंधन, आपकी क्या स्थिति है? आप जिस व्यक्ति को कथित स्वयंभू गुरु कहते हो, दुनिया उसको स्वयंभू गुरु तो नहीं कह रही। आज दुनिया भर के अखबार, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खुलासा हुआ है, दुनिया भर के अखबार क्या कह रहे हैं? वसूली गुरु। दुनिया का सबसे बड़ा वसूली गुरु तो आप जरूर बन गए। विश्व गुरु तो चंद भक्तों ने छोड़ के किसी ने नहीं कहा। आपका प्रधानमंत्री जो 10 साल से लंबे चौड़े दावे ठोक रहा था ईमानदारी के, न खाऊंगा न खाने दूंगा, अरे सुप्रीम कोर्ट से साबित हो गया। आप कह रहे खूब खाओ और मुझे भी जमकर खिलाओ। आप क्या कह रहे हो? चंदा दो, धंधा लो, ठेके लो, रिश्वत दो। ईडी सीबीआई को आपने वसूली गृह बना दिया कि ईडी सीबीआई के छापे होंगे, वसूली होगी, हर काम के अंदर आप पैसे लोगे। ये तो आपको प्रमाणित हो गया इलेक्टोरल बोर्ड से।
और जो आज सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, माफ करना, आपके एक एक भ्रष्टाचार की पोल जनता के सामने आ जाएगी कि भाई किस किस से आपने कब पैसा लिया और बदले में उसको कब ठेका दिया, बदले में आपने ईडी सीबीआई का छापा मारकर कब कार्रवाई रोकी। तो आपका प्रधानमंत्री पर तो इतनी काली पिट चुकी है और फिर भी आप बेशर्मी से कह रहे हो बड़ा महान नेता है। ऐसा महान नेता है जो महाभ्रष्टाचारी है, महालुटेरा है। उत्तर दे दूं, जवाब दे दूं इनको, ये गालियां दे रहे हैं प्रधानमंत्री को चुन चुनकर, मैं इनको जवाब देना चाहता हूं। मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर जवाब दे दूं वरुण भाई जी। इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसी वैधानिक व्यवस्था खड़ी की गई थी जिस व्यवस्था में चंदा कितना दिया, किसने दिया और किस दल को कितना मिला, यह रिकॉर्ड पर आता था, आया है, नहीं आता रिकॉर्ड था, पर गलत कह रहे हो। सुनो, सिर्फ आया, गलत कह रहे हो, गलत मत बोलो, आप गलत मत बोलो। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैधानिक बता दिया और आप बार-बार सुप्रीम कोर्ट में गए हो। वरुण भाई, अरे एसबीआई गया, वरुण भाई, मेरे जवाब को जाने दीजिए, उद्योगपति गए, एक मिनट रुकिए, वरुण भाई, वरुण भाई, मैं भी पूरी चर्चा कर लूंगा, रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। अरे रुक जाइए, एक मिनट तो रुकिए। ये बात, ये कहां, ये तो खुला इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में बोल बुलाए ना भाई, रुकिए। मैं जवाब दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बुलाई, मैं बात अब ये बोल चुके ना वरुण भाई, जवाब देने का हक नहीं है, प्रधानमंत्री ठीक है, अब रुक जाइए, अब जवाब लेने दीजिए, अब जवाब लेने दीजिए, ठीक है, अब जवाब लेने दीजिए, रुक जाइए, झूठ ना अच्छा रुक जाइए, अब रुक जाइए विद्रोही जी, रुक जाइए। वेद प्रकाश विद्रोही को बताना चाहता हूं, देश के गृह मंत्री ने आकर के सार्वजनिक रूप से बताया है अरे गृहमंत्री सुप्रीम कोर्ट से नहीं बताया क्या? बोलने लगते हो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसका जवाब दीजिए। अगर नहीं वरुण जी, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, प्लीज एक मिनट रुक जाइए। वेद प्रकाश विद्रोही जी, मुझे एक बात बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि करप्शन हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अवैधानिक था। उन्होंने कहा दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि एसबीआई चुनाव आयोग और ये उद्योगपति बार-बार आकर खुलासा नहीं होने दे रहे। ठीक है विद्रोही, परंतु हम नहीं मानेंगे, ठीक है, हम खुलासा करेंगे, ठीक है। ये अब आप आ गई, ठीक है, आप रुक जाइए प्लीज। वीरेंद्र सिंह चौहान, मैं बहुत विनम्रता से एक बात कह रहा हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था लागू होने से पहले कौन उद्योगपति या कोई व्यक्ति या कोई संस्था किस राजनीतिक दल को कैसे कितना चंदा दे रही है, कहीं कोई खाता बही था ही नहीं। कौन नकद दे गया, नकद वेद प्रकाश विद्रोही जी की पार्टी के नेताओं ने ले लिए, पार्टी के खाते में कितने डलवाए, कितने ये घर लेकर चले गए, इस तक का पता नहीं चलता था। किसने किसको क्या दिया, किसने कितना खाया पिया, उसका कहीं विवरण नहीं होता था। इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण आज देश की जनता और सुप्रीम कोर्ट तक को यह पता है कि किस उद्योगपति ने या औद्योगिक समूह ने या व्यक्ति ने या संस्था ने कितने रुपए का, कितने करोड़ का, कितने नहीं पता था। बीच में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले नहीं पता था। रुको, आप उसको रोक रहे थे। रुको, आप ये क्यों कह रहे पता नहीं पहले उसका पता रहता था कि मैं किस उद्योगपति ने कितना दिया। एक मिनट रुक जाइए, क्या पता था? और भी दो मेहमान जाना प्लीज, और मेहमान चर्चा पूरी हो जाने दीजिए। आपको पूरा मौका देगा अपनी बात रखने का, आप कमाल कर आप किस पे चर्चा करना चाहते हैं?
मैं कह रहा हूं कि झूठ क्यों बोल रहे, क्या आपको अच्छा पता था? रुक जाइए ना, आपने एक बात कही, रुक जाइए, आपने एक बात कही, वो काउंटर कर रहे हैं तो आप बीच में नहीं बोलिए प्लीज। काउंटर करें, मैं काउंटर हाँ तो रुक जाइए ना, बीच में मत बोलिए, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए विद्रोही जी, विद्रोही जी रुक जाइए, विद्रोही जी रुक जाइए। मैं केवल एक सवाल का जवाब आपसे पूछ रहा हूँ, अरे क्या आपके पहले किसी को पता था कि किसने इलेक्ट्रॉन बोर्ड में पैसा दिया है? पता था क्या? किसी को नहीं मालूम, क्यों बोल रहे हैं? अब पता लग रहा है। यही बात हालांकि ये क्लियर था कि किस पार्टी के अकाउंट में कितना है, उनकी जो वो लिस्ट है उसमें दिखेगा, और किसने दिया वो दिखेगा। अकाउंट पैसे का पता था, पैसे का पता था ना, किस पार्टी के अकाउंट में कितना पैसा है, और दूसरा वो तो बैलेंस शीट में दिखेगा। बस विद्रोही जी, बस सरकार को पता था और स्टेट बैंक को रुक जाइए। चौहान साहब 1 मिनट लीजिएगा, दो और प्रवक्ता बैठे। मुझे केवल 1 मिनट दे दीजिए, बस केवल 1 मिनट जी। मैं केवल 1 मिनट में इतनी सी बात कहूंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस व्यवस्था पर रोक लगाए जाने के बाद भी आज देश ये जानने की स्थिति में है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से किसी उद्योगपति ने, औद्योगिक समूह ने, किसी व्यक्ति या संस्था ने कितना चंदा राजनीतिक दलों को दिया। जो चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दिया गया वो काला धन नहीं है। 1 सेकंड, वो काला धन नहीं है। अरे कैसे काला धन नहीं है? जिस आदमी की आमदनी वरुण में डिबेट ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। झूठ पे झूठ फैला, ये झूठ पे झूठ। आप सामने वाले को 1 मिनट जवाब भी ना देने दे, तरीका ठीक नहीं है। भाजपा प्रवक्ता झूठ पे झूठ बोले, ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं विद्रोही जी रुक जाइए, आमदनी 4 लाख रुपए, ये तरीका ठीक नहीं है। 14 लाख रुपए, रुक जाइए विद्रोही जी, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए विद्रोही जी, प्लीज विद्रोही जी रुक जाइए प्लीज। पागल, मुझे मेरे 30 सेकंड दे दीजिए, बचे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं, जो चंदा दिया गया वो देने वाले के खातों में दिख रहा है, जिसको चंदा गया वो लेने वालों के खातों में दिख रहा है। ये पारदर्शी व्यवस्था है कि नहीं? ये तो क्या लिया, क्या पिया, क्या खाया पता ही नहीं चलने देते थे। और जितना चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जो कि देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी, सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा विधायक जिस देश में जिसके हैं, उससे 3 गुना चंदा तो ये प्रतिपक्षी खाए बैठे हैं। कहां मुंह छिपाएंगे जब सामने आएंगे? क्या झूठ बोल रहे हो? अब फिर झूठ बोल रहे हो। अरे 7,000 करोड़ आपको मिला है और 4,000 करोड़ आपके सहयोगियों को मिला है। ये फिर कर रहे हैं, 75% चंदा तो एनडीए को मिला है। अरे झूठ बोल रहे हो, रुक जाइए, अब झूठ तो मत बोलो, रुक जाइए, अरे झूठ मत बोलो जी, रुक जाइए प्लीज। सार्वजनिक रूप से झूठ बोल जी, अगर 20 आंकड़े सारे, रुक जाइए, ठीक है, मैं आंकड़े पे आ जाऊंगा, रुक जाइए। महेंद्र रेणु जी की बारी है, प्लीज। नहीं रेणु जी, मुझे, मैं वापस उस मुद्दे पर आ रहा हूं। चुनाव की तैयारियों को लेकर मुझे बताएं, आपने एक उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, 9 बाकी हैं। क्या अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में आप दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार देख रहे हैं आप, और दूसरी पार्टियों की तैयारी आपको कैसी दिखाई दे रही है? इंडियन पार्टी वॉच एंड वेट इनको जो होता है तुरंत एक रीजन हुआ हमारे साथ, जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष नगर सिंह राठी की निर्मम हत्या करवा दी गई, जिसके कारण हमारा थोड़ा सा डिले हुआ। अदरवाइज हमारे अब तक सारे कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके होते, लेकिन इसके बावजूद भी सभी की सभी लोकसभा सीटों का जो क्षेत्र है वहां पर एक कमेटी बनाई गई थी, उन्हें दौरा किया, वो अपनी फाइनल रिपोर्ट हाईकमान को सौंप चुकी है, जिसके ऊपर शीघ्र ही अंतिम फैसला लेकर के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बाकी के बचे हुए 9 सदस्यों को भी घोषित करने का काम करेंगे। और हमें किसी का कोई इंतजार नहीं है, हमारी फाइनल जल्दी ही हो जाएगी और आप सबके सामने ऐसा होता है ना कि भाई दूसरी पार्टी है, किस आदमी को टिकट नहीं मिला उसे फिर इनेलो टिकट दे दे। देखिए, जिसके साथ हमने देखना है उनके कैंडिडेट आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के 6 कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं, और जहां तक कांग्रेस बात की बात है, कांग्रेस के कैंडिडेटों का इंतजार करने का मैं समझता हूँ कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस से कि आप ऊपर आप लेंगे, पहले मैं अपनी बात कह लेता हूँ, हमारी पूरी तैयारी हो, पूरी मजबूती के साथ हम इलेक्शन लड़ेंगे। जिस प्रकार से अभय सिंह जी चौटाला ने कुरुक्षेत्र से अपना दावा ठोकने का काम किया है, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूरे दमखम के साथ
और पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी ने जहां देखे किस प्रकार से एक ऐसा फैसला हरियाणा प्रदेश में किया जिसके चलते ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराना नहीं चाहती बल्कि इसको जितवाना चाहती है। हरियाणा प्रदेश की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सबसे मजबूत पार्टी जिसने कभी 85 एमएलए जीतने का काम किया। 2009 में भी 31 एमएलए थे, 2014 में भी 2 लोकसभा और 19 एमएलए हमारे पास हुआ करते थे। हमारे साथ इन्होंने गठबंधन नहीं करना चाहा क्योंकि यदि हमारे साथ गठबंधन होता तो हरियाणा प्रदेश में इस गठबंधन को अपार मजबूती मिलती। उन्होंने एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करने का काम किया जिसमें आज तक उनका कोई जमानत भी नहीं बचा पाए, एक सदस्य भी नहीं बना पाए, उसके साथ समझौता करना और एक मजबूत पार्टी के साथ समझौता न करना ये बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि ये भारतीय जनता पार्टी को हराए। हरियाणा प्रदेश में यदि सच्ची ईमानदारी से और मजबूती से कोई इलेक्शन लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को यदि वास्तव में अपनी आत्मा से यहाँ से निकालना चाहता है, हराना चाहता है, तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। इसीलिए सबसे पहले अब ने सीधी टक्कर देने का काम किया है, अदरवाइज तो एक सीट तो इन्होंने थाली में परोस करके देने का काम किया था। एक सुशील गुप्ता जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने बनाया, कौन उसको वोट देगा? तो आपने उनके सामने जानबूझ के अपने प्रमुख को खड़ा कर दिया ताकि वो जो सीट है वो अरुण जी आम आदमी पार्टी का हरियाणा में आज तक कुछ नहीं है, कुछ एक भी सदस्य कभी बना हो तो मुझे बताइए। और वो लोग जो हमारे हरियाणा प्रदेश के हाथों को मारने की बात करते हैं, आपके चैनल पर भी कितनी बार मैंने निवेदन किया, कम से कम हरियाणा के प्रवक्ता तो कह दे कि हरियाणा का हक दे दो भाई, लेकिन किसी हरियाणा के प्रवक्ता ने भी आज तक के साथ ये बात नहीं की कि हमारा पानी दो, हमारी चंडीगढ़ दो, हमारी यूनिवर्सिटी में हक दो, आज तक किसी ने नहीं की। और तो यहाँ तक कहा गया कि हम हरियाणा प्रदेश को सेक्रेट नहीं बनाने देंगे, उसका भी विरोध ये भाई हमारे कर्मी के। तो ये किस प्रकार से इन्होंने समझा कि सुशील गुप्ता वहां बीजेपी को टक्कर देगा, इसलिए अभय सिंह चौटाला को वहां मैदान में उतारने का काम किया पार्टी ने, ताकि भारतीय जनता पार्टी ये ना समझे कि तुम्हारे सामने कोई खड़ा होने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ी भूल जो है कांग्रेस पार्टी ने की। एक ऐसी मजबूत पार्टी जो 85 विधानसभा जीतने का काम करती थी, जो 10 की 10 लोकसभा जीतने का काम करती थी, जिसके सुप्रीमो 5 बार के हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको साथ में लेकर के आम आदमी को सिलेक्ट करने का काम करती है। तो मैं तो समझता हूँ ये इस बात का प्रमाण है कि ये जो है ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ना हारे, भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़े। यही कहीं ना कहीं कारण है कि जो इन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से परहेज करने का काम किया है, लेकिन फिर भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, मजबूती के साथ चुनाव में जाएगी। जिस प्रकार से स्वयं हरियाणा प्रदेश में केंद्र की सरकार ने ये अपने आप घोषित करने का काम किया कि हमारी सरकार विफल हो चुकी है, हमारी सरकार फेल हो चुकी है, और ऐन चुनाव के वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री को बदलने का काम किया, क्योंकि उनको रिपोर्ट मिल चुकी थी कि मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में एक भी सीट भाजपा को नहीं मिलेगी। इसलिए उनको बदलने का काम किया, नया मुख्यमंत्री देने का काम किया, ताकि गवर्नमेंट की जो एंटी इनकम्बेंसी है उससे बचा जा सके। ठीक है, लेकिन फिर भी हरियाणा प्रदेश के लोग इनको भूलेंगे नहीं जिस प्रकार। ठीक है रेणु साहब, मैं आता हूं। उमेश जी भाई, आप लोगों ने क्या किया ये जानना चाह रहे हैं वो। मैं तो है ना इनको आईना दिखाना चाहता हूं। इन्होंने बोला कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में क्या है। ये जो आईएनएलडी पार्टी कहती है कि हमारी 85 सीटें आई, ये बहुत पुराने वक्त की बात हो गई। अभी थोड़े से टाइम पहले आईएनएलडी ने अपना सिरसा के अंदर अपना कैंडिडेट खड़ा किया करण चौटाला को चेयरमैन बनाने के लिए जिला परिषद के इलेक्शन के अंदर। उस जिला परिषद के इलेक्शन के अंदर इनकी 10 सीटें आई सिरसा के अंदर और हमारी 6 सीटें आई। ये खुद के दम पे जिसको ये बोलते हैं कि हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो चेयरमैन भी नहीं बना पाए, क्योंकि हमारे 6 थे 10 इनके थे, पूर्ण बहुमत वहां पे भी नहीं ले पाए। मैं कह रहा हूं जो सिरसा जो ये कहते हैं हमारा चौटाला का गढ़ है, आईएनएलडी का गढ़ है, वहां पे 10 सीटें आई इनकी और 6 हमारी आई। तो ये आम आदमी पार्टी की ताकत है। पहली चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने जो किला गढ़ इतने साल से नहीं टूटा था उसमें सेंध जमा दी, और जो कहते हैं कि हम लोग हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री बनाएंगे,
वो सिरसा के अंदर जिला परिषद का चेयरमैन बनाने के लिए तरस गए। ये आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया। ये थी हमारी इलेक्टोरल ताकत। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो कितनी आसानी से यहां पे बैठ के बहुत बड़ा ज्ञान देंगे कि हमने पारदर्शिता दिखाई, आज इलेक्टोरल बॉन्ड से पता चल रहा है किसने कितना पैसा दिया। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आपने बताया था, आपने ये कंडीशन रखी थी कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड लो और उसका पता चल जाएगा। कितने साल ये लड़ाई लड़ी गई प्रशांत भूषण जी के द्वारा और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये असंवैधानिक है। आपको जो आपके जो वोटर है उनको ये बताना पड़ेगा किससे आपने ये चंदा लिया। जब इनको लताड़ लगी, जब ये इलेक्शन वहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर हारे, तब जाके इन लोगों ने वो वोट जो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पते बताए कि इसने हमें पैसा दिया। और आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ये बात हुई कि इन्होंने ये नहीं बताया, बीच की एक की छुपा के रख ली कि इसने तो पैसा दिया लेकिन ये पैसा किसके पास गया ये नहीं बताया। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर लताड़ लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं बार बार, ये बच्चों का खेल नहीं है, आप ये बताओ कि किसने पैसा दिया और किसके पास चला गया। आप लोगों ने ये प्रक्रिया बनाई थी कि जो भी आदमी चंदा देगा किसी को पता नहीं चलेगा किसके पास में चंदा गया। आप लोगों ने ये प्रक्रिया निष्पक्ष और या जिसके अंदर पूरी पारदर्शिता हो वो नहीं बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आपको लताड़ा। सुप्रीम कोर्ट की वजह से आप लोगों ने 4-5 बार के बाद में आज तक नहीं दिया। गुरुवार को इनको पूरी डिटेल देनी है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये बड़ी आसानी से एक बात बोल देते हैं कि हमारा जो मुकाबला है वो कांग्रेस के साथ है। मुकाबला कांग्रेस के साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ नहीं है, मुकाबला जो है वो इंडिया अलायंस के साथ है जिसमें आम आदमी पार्टी भी है। इन्होंने बड़ी आसानी से ये कह दिया कि आपका संगठन नहीं बना, लेकिन आम आदमी पार्टी का तो आज हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा संगठन है। इंडिया अलायंस की ही ताकत है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर जैसे ही आए तो इनके पास में सिरसा के अंदर कैंडिडेट नहीं मिला। हमारा आम आदमी पार्टी से तो कैंडिडेट लिया इन्होंने, अपने सीएम को अलायंस से पहले भाई वहां चले गए थे, उनको कैंडिडेट बनाना पड़ा। वो तो अलायंस से पहले ही छोड़ गए थे पार्टी। आपके अलायंस से पहले पार्टी छोड़ गए थे वो तो। मैं वही तो बता रहा हूं आपको, पार्टी इसीलिए तो छोड़ी ना कि इनके पास कैंडिडेट नहीं था। इनको कैंडिडेट तो इंपोर्ट करना पड़ा ना दूसरी पार्टी से। ठीक है, अब मुझे जवाब देने दीजिए। वरुण भाई, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हमें इलेक्टोरल बॉन्ड पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उपदेश दे रहे हैं कि हमने ये व्यवस्था ऐसी बनाई थी कि इसमें किसी को कुछ पता ना चले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब पता चल रहा है। उमेश जी सुनिए संयम से। उमेश जी, आप इतने पारदर्शिता के पक्षधर थे और हो तो क्या आप आज बताने की स्थिति में हो कि आपने प्रशांत भूषण के सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद क्या बता दिया है कि आपको, यानी आपकी पार्टी को, शराब घोटाले में लूट मचाने वाली पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना पैसा मिला है? पर बताइए, आप थोड़ा ज्ञान रखिए, थोड़ा पढ़ा लिखिए जी। आप अखबार को पढ़िए। आम आदमी पार्टी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है जो पैसा मिला और किसको पैसा नहीं मिला, आपको पता होना चाहिए। आप झूठ में बोलिए। उमेश रुकिए। नहीं, आपको पता होना चाहिए ना कि आम आदमी पार्टी बता रही है कि उनको कितना पैसा किसको मिला। अपना, अरे रुको तो सही, अपनी बारी में अज्ञान पेल लेना जितना आपने पेलना है। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप इतने पारदर्शी होते तो आप कभी के बता चुके होते, और आप अगर ईमानदार होते, आम आदमी पार्टी ईमानदार होती तो आपके मंत्री, उप मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में नहीं होते और मुख्यमंत्री की जेल जाने की तैयारी नहीं होती। दूसरी बात, हरियाणा में चुनाव लड़ने आए हो ना मित्र, इंडिया अलायंस के पार्टनर बनकर आए हो ना, ये कह रहे हो कि कांग्रेस के संगठन का काम भी आप कर लोगे। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं, आगाह कर रहा हूं, जिस कांग्रेस की गड्डी में सवार हुए हो ना, वो कांग्रेस आपको कुरुक्षेत्र में निपटाएगी, हमसे लिखवा लीजिए। दूसरी बात, कांग्रेस को बताना चाहता हूं, वेद प्रकाश विद्रोही जी, कुरुक्षेत्र ही नहीं, पूरे हरियाणा की जनता, रेवाड़ी की जनता, जहां से आप आते हो, वो आपसे पूछेगी कि वेद प्रकाश विद्रोही, ये कहां आम आदमी पार्टी, कौन सी आम आदमी पार्टी की गाड़ी में चढ़ गए हो जो आम आदमी पार्टी दक्षिण हरियाणा के किसानों के
इंतजार को और लंबा करवा रही है, बेशर्मी के साथ, निर्लज्जता के साथ। सुप्रीम कोर्ट का साफ मैं इनसे एक बात जानना चाहूंगा, ये आज एसवाईएल के मुद्दे को लेकर तो आ गए, मेरी बात पूरी होने के बाद सवाल मैं पूछना चाहूंगा, मेरी बात तो पूरी होने दो। मैं शर्मा बीच में नहीं बोलने दूंगा भाई, ऐसे नहीं बोलने दूंगा। नो 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 नो, तमाशा मत करो, मेरी बात पूरी होने दो। अपनी बारी में बोलना, अपनी बारी में बोलना, अपनी बारी में बोलना। मैं आपकी बारी में नहीं बोला था, अपनी बारी में बोलना, मेरी बात पूरी होने दो। वेद प्रकाश विद्रोही को, कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा पूरे हरियाणा में कि ये कैसे हरियाणा के उस नालायक बेटे अरविंद केजरीवाल की गाड़ी में चढ़ गए हैं, जिसकी पंजाब की सरकार हरियाणा को एसवाईएल के माध्यम से रावी ब्यास के पानी आने देने से हरियाणा की जनता को 2014 के अंदर जो वादा नरेंद्र मोदी करके गए थे, जो ठग के गए थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी हरियाणा की जनता को, तो हम लोग पाकिस्तान का पानी रोके और जनता को, रिवाड़ी की जनता को देंगे। तो आज रिवाड़ी की जनता उसका जवाब कौन देगा? पानी रोका है हीरो का? आपको ये सवाल हरियाणा की प्लीज आप रुकिए। नहीं, अरे विद्रोही जी की बारी है, उमेश शर्मा रुकिए। पूरा सवाल हरियाणा का बच्चा बच्चा आज आपसे पूछेगा। रुक जाइए, जिन्होंने पाकिस्तान जाने वाला पानी दिखाया है। नहीं, रुक जाइए, विद्रोही जी की बारी है। मोदी ही बोल के उमेश शर्मा रुकिए भाई, ऐसा रनिंग कमेंट्री नहीं चलेगी। सही उन्होंने बात जाइए, विद्रोही जी की बारी है। देरी आ गया। विद्रोही जी बताएं कैसी तैयारी है अब? वरुण जी, हम 10 दिन के अंदर अंदर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। अलायंस हमारा बन चुका है जी। हर जगह, हर क्षेत्र के अंदर हमारी बैठकें चल रही हैं। कोई भी हमारा लोकसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां हमारी बैठकें नहीं हो रही हो। हर घर कांग्रेस अभियान हमारा लगातार चल रहा है। जन आक्रोश रैली हमारी लगातार चल रही है। जनसंपर्क अभियान हमारा लगातार चल रहा है। चेहरा हमारा कौन होगा ये पता चल जाएगा। हाथ का निशान और इंडिया अलायंस का एजेंडा, हम अपना एजेंडा बता चुके हैं, 25 गारंटी दे चुके हैं। 20 तारीख को हमारा घोषणा पत्र भी आ जाएगा। किन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे ये हमने बता दिया। हमने जो 5 गारंटियां, न्याय गारंटियां दी है, वो सबके सामने है, वो विधिवत रूप से पता चल जाएगा। और हरियाणा के अंदर हरियाणा की जनता हमारे साथ है, ये भाजपा ने खुद मान लिया। वरना 3 दिन पहले 12 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बदला गया और 16 तारीख को चुनाव की घोषणा हो गई। 4 दिन पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं बदलता, तो तभी बदलता है जब उनको लगता है मुख्यमंत्री के रहते हमारी दाल नहीं गिरेगी। उम्मीदवारों की बात है, भाजपा मोदी जी पर इतना ही विश्वास है और मोदी जी इतने ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, तो 6 उम्मीदवार घोषित हुए हैं ना, 6 उम्मीदवार घोषित हुए हैं। 6 में 3 कौन है? राविंदर जीतेंगे, धर्मवीर कांग्रेसी, अशोक तंवर कांग्रेसी और एक बहन बंतो जी वो परिवारवादी। 2 उम्मीदवार समझ लो आप जो मूल भाजपाई है, खट्टर जी और कृष्णपाल गुर्जर जी। अगर जो पार्टी अपने कार्यकर्ता को 10 साल दिल्ली में राज होने पर और 10 साल केंद्र में राज होने पर अपने कार्यकर्ता को एंटी बनाने की स्थिति में न हो और वो पार्टी से दावा करे, 10 साल से भाजपा सांसद, 1 मिनट, अच्छे लोग टिकते क्यों नहीं? मुट्ठी भर अच्छे लोग भी कांग्रेस में नहीं टिकते, रुक जाइए, 1 मिनट भाजपा में आ जाते हैं। अच्छा चौहान साहब, 1 मिनट रुकिए। विद्रोही फिर भी इतराते हैं। अरे विद्रोही जी मेरा सवाल सुनिए, मैं तो वैसे कम सवाल पूछता हूँ। 10 साल से भाजपाई सांसद है राविंदर जी, 10 साल से भाजपाई सांसद है धर्मवीर, तो कितने और साल बाद उनके से कांग्रेस का ठप्पा हटेगा? मैंने क्या सवाल किया है? मैंने कहा है कि भाजपा बड़ी बड़ी बात कर रही है ना, ये कहते हैं कि भाई हम अपने आगे बढ़ाएंगे। मैं इनके चरित्र की बात कर रहा हूँ, जो इनका एजेंडा है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है इंद्रजीत को टिकट दे, धर्मवीर को टिकट दे, अशोक तंवर को टिकट दे, वो इनका अधिकार है, मैं उसमें आपत्ति नहीं कर रहा। मैं ये कहता हूँ ये जो लंबी चौड़ी आंकते हैं
कि हम अपने दायित्व को आगे बढ़ाते हैं, आप सच्चाई को देखना शुरू करेंगे कि देश तो मैं पूछ रहा हूं, जब 10 साल की हरियाणा की सत्ता के बाद भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमारी पार्टी है, आप उधार की पार्टी है और उधार के उम्मीदवार है। जब ये लगेगा इन लोगों को कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, कितना सुधार हुआ है मैं तो ये जानना चाहता हूँ। 14 वाली कांग्रेस, 19 वाली कांग्रेस और आज की कांग्रेस वही प्रोफेसर रुकिए, रेणु जी की बारी है, तैयार नहीं है। रुकिए, आप 14 से भी गिरते जा रहे हैं, 14 से भी हल्की राजनीति कर रहे हैं, 19 से भी घटिया राजनीति कर रहे हैं और इनको बोलो तो सभी को बराबर का मौका दें। ऐसे बात सच्ची बात जनता के सामने जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे अपने हरियाणा प्रदेश में कहावत है, चोर चोर मौशेरे भाई। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर एक्शन नहीं लिया और जब एसबीआई को सख्त निर्देश दिया कि कल ही इसकी सूची जमा कराने का काम करे, उससे पहले वो जून तक का टाइम मांग रहे थे, उस समय तक किसी भी पार्टी ने ट्रांसपेरेंट किया क्या कि हमने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाए हैं, कैश करवाए हैं? किसी भी पार्टी ने नहीं बताया। हजारों करोड़ बीजेपी ने लिए, हजारों करोड़ कांग्रेस ने लिए, सैकड़ों करोड़ आम आदमी पार्टी ने लिए। किसी ने जनता के सामने कोई प्रमाण रखा कि हमने पार्टी को बतानी पड़ती है। केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कहती है जिसने बीएसपी ने जमाने का काम किया है। बीएसपी सभी ने गुप्त रूप से हजारों करोड़ में ये बॉन्ड ले रखे थे। थोड़ा गड़बड़ है ना, उन्होंने कहा एनडीए के पास 11,000 करोड़ के, तो मैं ब्रेकअप नहीं मांगना चाह रहा, समय कम है मेरे पास। नहीं, एनडीए ने बहुत ले रखा है, कांग्रेस ने बहुत ले रखा, हजारों करोड़ में सभी ने लिया है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ऐसी पार्टी है कोई हो गई गठबंधन में, बीआरएस को जोड़ दो, आप जोड़ दो। अरे सर, देश के गृहमंत्री ने, देश के गृहमंत्री ने समय नहीं है, 30 सेकंड आप ले लीजिए जल्दी। शाह जी ने, अमित शाह जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आईएनएलडी की भाषा और भारतीय जनता पार्टी की भाषा बिल्कुल सेम है। यही वो कारण है कि चाहे जेजेपी हो चाहे आईएनएलडी हो, दोनों आज भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए वहां से कैंडिडेट उतारे। थोड़े टाइम पहले तो आप कहते थे बीजेपी की बात कर रहे हैं। आपने आम आदमी पार्टी में कितना पैसा देना बॉन्ड का, आपने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति से पहले जनता को बताने का काम किया था। सैकड़ों करोड़ आपने दे रखे हैं, हम बता रहे हैं। बीजेपी ने अब चेंज किया। अब समय नहीं है, अब समय नहीं है, अब समय नहीं है, माफी चाहता हूँ। आने वाले दिन ऐसी चर्चा की होंगे। आप चारों मेहमानों पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे तरीके से माफी चाहता हूँ, भाई समय नहीं था, समय नहीं है। आप मेहमानों पर जुड़ने के लिए शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।